दोस्तों किसी भी गाड़ी की जब नई जनरेशन आती है तो उसमें ये सबसे पहले देखा जाता है कि पुरानी जो कमियां थी उनको दूर किया गया है या फिर वो वैसी की वैसी ही हैं। यही चीज़ें हम देखने आए हैं गोवा में और आज हमारे साथ है हुंडई की नई वेन्यू। वैसे जो पुरानी वाली वेन्यू थी ना वो नियर परफेक्ट थी, उससे आज तक किसी भी कस्टमर को कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन जो ये नई वाली वेन्यू है ये गाड़ी उससे थोड़ी सी एडवांस हो चुकी है, टेक के मामले में भी, सेफ्टी के मामले में भी, और अंदर जो स्पेस है वो भी अच्छा हो गया है। ये वेन्यू थोड़ी सी ऊंची हो गई है, थोड़ी सी चौड़ी हो गई है, वो तो हम आपको चेक करके दिखाएंगे ही, लेकिन कुछ एलिमेंट्स इसमें क्रेटा के भी आ गए हैं और हल्की फुल्की ये एक्स्टर की तरह नज़र भी आती है। अब डिज़ाइन की बात करें, देखने में बहुत ज़बरदस्त ये लग रही है, पहली वाली से काफ़ी अच्छी लग रही है। पहली वाली से थोड़ा वाइड फील कराती है, इसके जो कनेक्टेड DRL है और ये जो पोजिशनिंग लैंप है ये सारा फील करवाती है कि ये गाड़ी बहुत चौड़ी है। ऊपर से स्किड प्लेट आप देख सकते हैं भारी भरकम, जो कि इसको एक रगड लुक देती है। और अगर हम साइड की तरफ बढ़ें तो ये जो क्रीजेस है आपके व्हील के ऊपर, व्हील आर्च के ऊपर, ये इसको थोड़ा सा मस्कुलर फील करवाती है और ये सब चीज़ आप एक्स्टर में भी फील करते होंगे। एक्स्टर हो गया, आपकी टूसों होगी, उसमें भी ऐसे कट्स एंड क्रीजेस आपको देखने को मिलेंगे इसको मस्कुलर फील करवाने के लिए। जो ORVM है उसका डिज़ाइन भी थोड़ा सा शार्प रखा गया है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा चौड़ी गाड़ी का एहसास हो। ग्लास एरिया थोड़ा सा बड़ा है, अंदर कैसा फील करवा रहा है वो देखने वाली बात होगी। ओवरऑल जो डिज़ाइन है उसको मैं कहूँगा हुंडई ने काफ़ी अच्छी तरीके से काम किया है। इन पर्सन आप जब गाड़ी को देखेंगे तो इसकी तारीफ़ करेंगे, फ़ोटो में आपको ये ज़रूर एक्स्ट्रा नज़र आ रही होगी। बोनेट के ऊपर देखिए आप, जो ये क्रीजेस हैं, ये लाइन है, ये आपको क्रेटा की याद दिलाएगी, मतलब थोड़ा सा मस्कुलर फील करवा रहा है इस गाड़ी में। यहाँ देखिए हेडलाइट, ये आपको क्रेटा की तरह फील करवाने वाली है। हालांकि इसमें प्रोजेक्टर नहीं आता, एक हाई बीम के लिए है, एक लो बीम के लिए है, लेकिन इसकी जो रोशनी है वो काफ़ी अच्छी है। रात में हमने चेक कर लिया था। फ्रंट में आपको पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं और अच्छी बात ये है ना, पार्किंग सेंसर देखिए आप यहाँ पर बिल्कुल कॉर्नर तक आपको जो है डिटेक्ट करवाता है। साइड से देखने में ये पहली वाली गाड़ी से थोड़ा सा लंबी लग रही है, हालांकि इसकी लंबाई बड़ी नहीं है, लेकिन ये जो डिज़ाइन एलिमेंट्स हैं और पीछे जो ये स्पॉइलर वगैरह है ये सब इसको ऐसा दिखा रहा है कि ये गाड़ी लंबी है। आपको साइड से क्रेटा वाला एहसास आ जाएगा, पीछे से भी आपको थोड़ा सा क्रेटा वाली फीलिंग आएगी, जैसे कि ये वाली बीच में आप लाइन देखिए उसमें भी ऐसा ही था लगभग। हालांकि ये जो टेल लैम्प देख रहे हैं ना आप, पुरानी वाली वेन्यू से रिजेंबल करती है। और देखिए अब शार्प कॉर्नर्स हैं जिसकी वजह से ये वाइड लग रही है, और स्किड प्लेट बड़ी सी, और पीछे भी आपको पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं जिनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, मतलब यहाँ कॉर्नर तक ये प्लेस किए गए हैं। ये जो डायमंड कट अलॉय व्हील हैं ये थोड़े से और बेहतर हो सकते थे डिज़ाइन में, ये EV वाला फील करवा रहे हैं। जनरेशन चेंज इसको यूं ही नहीं बोल रहे हैं, इसका प्लेटफॉर्म भी चेंज हुआ है। अब इसमें इस्तेमाल होता है K1 प्लेटफॉर्म, जिसमें आपकी पुरानी टाइम पे अगर हम बात करें i10 बनी थी, और कुछ टाइम पहले की बात करें जो आपकी सेंट्रो बनी थी। अभी की बात करें सिरोज भी बनी है जो कि 5 स्टार लेकर आई है BNCAP में। वो क्यों लेके आई है? इस प्लेटफॉर्म को इन्होंने सेफ्टी के लिए एनहांस करा है, मतलब उसमें कुछ काम करा है जिसकी वजह से क्रैश वर्दीनेस बढ़ गई है और 5 स्टार वो लेकर आई है। लेकर इसलिए आई है क्योंकि जब क्रैश टेस्ट हुआ जो अंदर डमी से उनके चोट काफ़ी कम लगी। अब ये भी ला सकती है, हुंडई भेजने कब वाली है वो अभी हमें मालूम नहीं है। ये 5 स्टार ला सकती है क्योंकि इसमें सेफ्टी फीचर्स भी बहुत सारे स्टैंडर्ड हो गए हैं और कुछ एडवांस सेफ्टी फीचर भी हैं जो आपको सिर्फ टॉप मॉडल में मिलते हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। अब देखिए सिरोस ने इस प्लेटफॉर्म का जो इस्तेमाल है वो ऑप्टिमाइज करके ऐसे करा था कि आपको इससे ऊपर वाला जो सेगमेंट है उसके बराबर अंदर स्पेस मिल जाए, जबकि इसमें ऐसा नहीं है। इन्होंने जो व्हील बेस है 20 mm बढ़ाया है, सिरोस से लगभग 30 mm के आसपास ये कम है, लेकिन स्पेस में थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है, वो मैं आपको सबसे पहले दिखाना चाहता हूँ। मैं एक बार बैठता हूँ, आइए नज़दीक आइए। अब देखिए ये मेरी कंफर्टेबल ड्राइविंग पोजीशन है। पिछली वाली वेन्यू में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता था मेरे लिए। अब देखिए यहाँ पर मुझे नी रूम मतलब ओके मिल रहा है, मतलब टच हो ही गए हैं लगभग, और जो लेग रूम है नीचे वो पहली वाली वेन्यू से बेहतर मिल रहा है। कमी किस चीज़ की है? वो है अंडर थाई सपोर्ट, जो कि इस गाड़ी का कम हो गया है। 20 mm व्हील बेस का जो फ़ायदा है
वो मिला है। अगर एवरेज हाइट के व्यक्ति अगर पीछे बैठेंगे उनको काफ़ी कंफर्ट मिलेगा। अब जैसे हमारे जो DOP है उनकी हाइट है 5 फीट 6 इंच, मेरी थी 6 फीट 4 इंच। अब देखिए अंडर थाई सपोर्ट बिल्कुल सही है, लेग रूम, नी रूम सब मिल रहा है। और हेडरूम तो मेरे लिए भी ज़बरदस्त है। एक बार बाहर आना, हेडरूम में अपना दिखा देता हूँ आपको। हाइट का फ़ायदा हुआ है, ये देखिए। और एक तो इसमें पैनोरामिक सनरूफ नहीं है, उसकी वजह से भी हेडरूम यहाँ पर बहुत अच्छा मिल रहा है। बाकी अंदर का फील जो है काफ़ी अच्छा हो गया है। रिक्लाइन एंगल जो है वो भी आपको ज़बरदस्त मिलता है, यहाँ से शुरू हो जाता है और पूरा ऐसे। सिरोस की तरह बिल्कुल पीछे आप लेट नहीं पाते, लेकिन हाँ पहले से ज़्यादा अब इस गाड़ी में कंफर्ट हो गया है। वेन्यू का स्पेस तो बढ़िया हो गया और साथ के साथ फील भी बढ़िया हो गया। लेकिन इसमें 4 चांद लगाने के लिए हमारे पास एक प्रोडक्ट है, वो है इन्वॉल्व का ये कार परफ्यूम, जो कि है सुपर हीरोज़ वाले कलेक्शन से सुपरमैन। इसकी जो फ्रेगरेंस है वो है एक्वा ब्लू, जो कि आपकी गाड़ी में फ्रेश फील करवाएगी, रिफ़्रेश कर देगी आपकी गाड़ी को और आप अच्छा महसूस करेंगे। आप इसको आगे लगाएंगे और पीछे तक आप अच्छा फील करेंगे। इनके बहुत सारे टाइप के परफ्यूम आते हैं, अगर आप लेना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और साथ के साथ यहाँ पर जो QR कोड लगा है उसको भी स्कैन कर सकते हैं आप। सुपर हीरो सीरीज़ वाले में सुपरमैन के साथ साथ मुझे बैटमैन भी बहुत पसंद है। अब ये चीज़ इन्होंने ऑप्टिमाइज़ करी है, लेकिन अच्छी बात ये है ना, गाड़ी के डिज़ाइन के साथ इन्होंने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा। गाड़ी SUV की जैसी ही लगती है, गाड़ी पहले से ज़बरदस्त दिखने लग गई है। अब सिरोस में क्या था, उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ करा, बिल्कुल बॉक्सी शेप बना के अंदर स्पेस तो दे दिया, लेकिन डिज़ाइन में कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, जिसकी वजह से उनको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अब ये है लोगों की पसंद, लोगों को इंटीरियर में थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, ठीक है, स्पेस में, लेकिन गाड़ी दिखने की अच्छी होनी चाहिए। ये अब मैसेज गया है हमारी ऑटो इंडस्ट्री में सिरोस के एग्जाम्पल के बाद। कंफर्ट की बात चल रही है तो इसमें मैं बताना चाहता हूँ कि आगे वाली जो सीटें हैं ड्राइवर और को पैसेंजर वाली, वो पहले से ज़्यादा आरामदायक हो चुकी है। अंडर थाई सपोर्ट बहुत अच्छा इसमें हो चुका है, कुशनिंग भी बेटर हो चुकी है और जो बैक सपोर्ट है ना वो भी पहले से इम्प्रूव हो चुका है। ये सीटें आपको ऐसा फील करवाएगी कि आप क्रेटा में बैठे हो, मतलब उस लेवल का कंफर्ट आपको ड्राइवर सीट में यहाँ पर मिलने वाला है। इंटीरियर काफ़ी चेंज हो चुका है, कलर कॉम्बिनेशन, आप इंफोटेनमेंट सिस्टम, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप देखिए, स्टीयरिंग व्हील देखिए, ये सब चीज़ अलग है। यहाँ पर जो सेंटर कंसोल है उसमें जो AC के कंट्रोल हैं वो बिल्कुल अलग है और टोटल जो सेंटर कंसोल है वो बिल्कुल अलग है। काफ़ी एलिमेंट्स दूसरी गाड़ियों से लिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर ये जो बटन है आपने क्रेटा में भी देखे होंगे, ठीक है। अब ये सारी पार्ट शेयरिंग तो होते रहती है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको स्टीयरिंग के बारे में बताना चाहता हूँ। ये थोड़ा सा साइज़ में बड़ा है, अगर हम क्रेटा से कंपेयर करें तो उससे थोड़ा सा मुझे साइज़ में बड़ा लगा, लेकिन हाँ होल्ड करने में, दिखने में काफ़ी अच्छा है। ये जो 4 डॉट दिख रहे हैं इसका मतलब होता है H मोर्स कोड में, और ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपने बाकी गाड़ियों में भी देखा होगा। ये जो इंफोटेनमेंट है ये भी आपने दूसरी गाड़ियों में देखा होगा, जैसे कि सिरोस 12.3 इंचेस का। बाकी जितने भी गाड़ी के अंदर ECUs हैं, चाहे इंजन का EC हो, चाहे एडास का मॉड्यूल हो, लगभग 20 के आसपास मॉड्यूल है गाड़ी के अंदर, वो सब ओवर द एयर अपडेट हो जाएंगे। अब आपको स्पेशली उसके लिए सर्विस सेंटर नहीं जाना पड़ेगा, ये हमने किया में पहले देख लिया है। बाकी एम्बियंट लाइटिंग वगैरह यहाँ पर देखने को मिल जाती है। और ये जो डैशबोर्ड है, इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये आपको पुरानी वाली वेन्यू की याद दिलाएगा और यहाँ से इसको कट करके इस पूरी जो कर्व डिस्प्ले है इसको फिक्स कर दिया गया है बड़ी स्मार्टली और बड़े ही नीट एंड क्लीन तरीके से। अब जो AC वेंट्स हैं उनको देखिए आप, यहाँ पर वर्टिकल है, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल कॉर्नर पे है वो, और ये वाली भी बिल्कुल कॉर्नर पे है, तो ये ओवरऑल गाड़ी की चौड़ाई को दर्शा रही है। अब ये जो टेक्सचर है यहाँ पर आप देखिए, इस टेक्सचर को, ये भी एक यूनिक फील दे रहा है। वेन्यू यहाँ पर लिखा हुआ है, नीचे आपको स्पेस मिल जाता है यहाँ पर क्रेटा की तरह, और जो ग्लव बॉक्स है वो एक डिसेंट साइज़ का मिलता है। इसमें आप देखेंगे कूलिंग का भी यहाँ पर प्रावधान दिया गया है। अब बटन्स की बात करते हैं। ये अच्छी बात है हुंडई की कि बटन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती है। आपको मीडिया के भी सारे कंट्रोल मिलेंगे, आपको AC के भी कंट्रोल मिल जाएंगे। नीचे आपका वायरलेस चार्जर है और यहाँ पर अब आपको मिलता है वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कार प्ले, जो कि इनकी 10 इंच की स्क्रीन पे नहीं मिलता था। बाद में उन्होंने कुछ मॉड्यूल लगाया जो USB वाला होता है, उसकी वजह से उनका वायरलेस हुआ। अब इसमें ये परेशानी नहीं है। यहाँ पर आप
देख सकते हैं सी से भी, मतलब USB C से भी आप अगर आपका वायरलेस वाला है तो उसको कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब करना चाहें तो, ज़रूरत तो है नहीं। और सारे सी पोर्ट आपको मिलेंगे, फ्रंट में भी यहाँ पर सी पोर्ट हैं, और अगर आप रियर में देखेंगे AC वेंट के नीचे वहाँ पर भी आपको सी पोर्ट मिलेंगे। ये ऐसा लग रहा है कि ये प्लास्टिक का है, लेकिन ये कुशन है। और अंदर देखते हैं, डिसेंट सा स्पेस आपको इसमें मिल जाता है। ड्राइवर सीट आपको इलेक्ट्रिक मिलेगी, उसमें 2 एडजस्टमेंट आपको मिलने वाले हैं, ये आगे पीछे वाले और बैकरेस्ट को एडजस्ट करने के लिए। लेकिन जो अप डाउन वाला मूवमेंट है ना, वो आपका मैनुअली है, जैसा आपने पुरानी हुंडई की गाड़ियों में देखा होगा, बाकी हुंडई की गाड़ियों में। और अब अंदर बैठ के पहले के कंपैरिजन में बहुत अच्छा फील हो रहा है, एयरी फील हो रहा है, क्योंकि जो कलर कॉम्बिनेशन है वो आपको क्लॉस्ट्रोफोबिक बिल्कुल भी फील नहीं करवाएगा। और वैसे हुंडई का जो ग्लास साइज़ है वो काफ़ी अच्छा है, पीछे की सीटों में भी नहीं फील होता। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि क्या आपको इम्प्रूवमेंट लगा, मैं बोलूँगा हाँ मुझे लगा। सबसे पहले चीज़ सेफ्टी, जो प्लेटफॉर्म है उसने ऑलरेडी प्रूव कर दिया है, और जो सेफ्टी फीचर्स हैं वो भी बड़े हैं। दूसरा, जो सेकंड रो पे स्पेस है वो बड़ा है, मतलब थोड़ी सी और ज़्यादा बेहतर हुई है सीटिंग स्पेस के मामले में पीछे। अब बात करते हैं कीमत की, क्योंकि इतने सारे इम्प्रूवमेंट हुए हैं, कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई होगी। कीमत स्टार्टिंग में, मतलब जो स्टार्टिंग वेरिएंट है इसका, वो काफ़ी सही है, 7,90,000 रुपये। और उसमें अगर आप चाहें तो बाहर से कुछ काम नहीं करवाना चाहें तो वैसे भी आप उस गाड़ी को चला सकते हैं। जैसे कि उसमें 10 इंच का आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, और बहुत सारे स्टैंडर्ड फीचर आपको उसमें मिल जाते हैं। म्यूज़िक सिस्टम तो मिल ही रहा है, तो आपको म्यूज़िक के कंट्रोल भी सारे मिल जाएंगे। लेकिन हाँ, रियर कैमरा आपको बाहर से लगवाना पड़ेगा, और जो सीट हाइट एडजस्टमेंट है वो भी उसमें आपको नहीं मिलेगा। लेकिन बेस वेरिएंट में सिर्फ 2 इंजन ऑप्शन है, एक है डीजल मैनुअल में, दूसरा है आपका 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन, जिसके साथ अच्छे खासे फीचर्स आपको मिल जाते हैं। अब आपको सिर्फ एंट्री लेवल हुंडई वेन्यू ही लेनी है तब तो ठीक है, लेकिन अगर आप मुझसे राय लेना चाहें तो 1.2 लीटर वाला जो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है वो एक्स्ट्रा तक ही सही है। अगर आपको थोड़ा सा अच्छा फील चाहिए गाड़ी से चलाने में तो आप उसको अवॉइड ही करें। आप अगर डीजल में जाना चाहते हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं। और नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन में ना तो इन्होंने CNG का ऑप्शन दिया, ना ही कोई ऑटोमेटिक उसमें आपको मिलता है। वैसे इनके पास अच्छा ऑटोमेटिक है, CVT है, जो 1.2 लीटर के नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के साथ इन्होंने i20 में दिया है, वो दे सकते थे। CNG की अभी काफ़ी भारी डिमांड है। बाकी जो कॉम्पिटिटर है जैसे नेक्सॉन और आपकी मारुति सुजुकी ब्रेजा, और कुछ कॉम्पिटिटर बाहर से लगवा कर भी दे रहे हैं। वो ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, आपके पास तो सब कुछ है। आपकी नियोस में आता है, आपकी एक्स्टर में आता है, आप इसमें भी देते तो थोड़ा सा और सेल्स इस गाड़ी की बढ़ सकती थी। लोग नई वेन्यू को CNG में भी चला सकते थे, वो ऑप्शन आपने नहीं दिया। उसके बाद आता है टर्बो पेट्रोल, काफ़ी अच्छा इंजन है वो आपका स्टार्ट हो जाता है सेकंड बेस से, आपको उसमें अच्छे खासे फीचर्स भी मिल जाते हैं। माइलेज उसकी ठीक ठाक है, परफॉर्मेंस भी उसकी ठीक ठाक है। और डीजल इंजन के तो क्या कहने, सेम ट्यूनिंग के साथ आता है जो आपकी क्रेटा वाली है, और अच्छा एवरेज भी देता है सिर्फ मैनुअल में। डीजल में ऑटोमेटिक भी है, डीजल के साथ जो ऑटोमेटिक है वो है आपका टॉर्क कन्वर्टर। जो पेट्रोल टर्बो के साथ आता है वो है आपका DCT। कुछ लोग कमेंट्स में कह रहे थे कि यार ये गाड़ी महंगी है, इसमें जो GST 2.0 का बेनिफिट है वो नहीं दिख रहा है। वो हुआ क्या, GST 2.0 आने के बाद जो पुरानी वाली वेन्यू है वो होगी सस्ती, लेकिन जब इम्प्रूवमेंट्स के साथ गाड़ी आ रही है तो थोड़ा बहुत प्राइस बढ़ाकर तो देंगे मार्केट में। अब इसकी जो प्राइस है ऐसा फील करवा रही है कि इसमें कोई बेनिफिट नहीं मिला है। अब देखिए ऊपर के जो वेरिएंट है, जैसे कि हम डीजल ऑटोमेटिक की बात करें, अगर हम ऑन रोड की बात करेंगे वो पड़ेगा आपका 18 लाख के आसपास, और हम टर्बो DCT की बात करें वो पड़ेगा आपका 16.5 लाख के आसपास। और इतने ऊपर कोई जाता नहीं है वेन्यू में। अगर इतना बजट आपके पास है खर्च करने के लिए तो आपके पास क्रेटा भी अवेलेबल है मार्केट में। इसकी प्रेजेंटेशन में बताया था कि इसकी जो टॉप मॉडल की सेल्स है ओनली 20% है। और दूसरी चीज़, डीजल ऑटोमेटिक हमने काफ़ी गाड़ियों में चलाया है, ये सेम आपका क्रेटा में भी आता है, ये सेम आपका सेल्टोस में भी आता है डीजल ऑटोमेटिक। अब देखिए उतने पैसे खर्च करके आप अगर डीजल ऑटोमेटिक लेते हैं तो आप कंफर्ट और कन्वीनियंस के लिए लेना, एवरेज के लिए तो मत लेना, क्योंकि एवरेज
काफ़ी कम निकालता है। काफ़ी रील्स और टीवीसी में आपने देखा होगा कि इस गाड़ी में काफ़ी एडवांस फीचर्स आते हैं। इस गाड़ी में टोटल 8 वेरिएंट है, मतलब 8 वेरिएंट है। उसमें से कितने में मिल रहे हैं मैं आपको एक एक करके बताता हूँ, आ जाइए। इस गाड़ी में रियर डिस्क ब्रेक तो है, लेकिन टॉप के सिर्फ 2 वेरिएंट में आपको मिलेगा, HX8 में, HX10 में। ये जो आपका ट्रैक्शन और ड्राइव मोड वाला जो नॉब दिख रहा है, उसके बाद ये आपका इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक मिल रहा है ना, ये भी आपको टॉप के 2 वेरिएंट में मिलेगा, HX8, HX10। वेंटिलेटेड सीट्स की ठंडी ठंडी हवा का जो मजा है आप लास्ट के यानी कि टॉप के 2 वेरिएंट में ले पाएंगे, वो भी HX8 है और HX10 है। ये जो एडवांस लेवल का ADAS लेवल 2 है ना, ये आपको सिर्फ टॉप वेरिएंट में ही मिलने वाला है। और एक और चीज, टॉप वेरिएंट में आपको कोई भी मैनुअल नहीं मिलेगा, चाहे वो डीजल हो या फिर पेट्रोल क्यों ना हो। ये जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है ना, इतना बड़ा 12.3 इंचेस का, ये भी आपको सिर्फ और सिर्फ टॉप मॉडल में मिलेगा। और ये जो बोस के प्रीमियम स्पीकर्स है ना, ये भी आपको टॉप मॉडल में ही मिलेंगे। तो अब आप पूछोगे भाई तो कौन सा वेरिएंट लें, कौन सा वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी है। इसका आता है एक HX5 जिसमें सारे इंजन ऑप्शन है, जैसे कि आपका नेचुरली एस्पिरेटेड भी मिलेगा उसमें, उसके बाद आपका डीजल भी मिलेगा, पेट्रोल भी मिलेगा, मैनुअल में भी मिलेगा और ऑटोमेटिक भी मिलेगा। हाँ, डीजल ऑटोमेटिक भी मिलेगा, टर्बो ऑटोमेटिक DCT भी मिलेगा और साथ के साथ नेचुरली एस्पिरेटेड भी मिलेगा। प्राइसिंग भी ठीक ठाक है, फीचर्स भी ठीक ठाक है, बेसिक फीचर्स भी उसमें है, जैसे कि क्रूज कंट्रोल, आपकी स्क्रीन तो ऑलरेडी है ही बेस वेरिएंट से ही, सीट हाइट एडजस्टमेंट भी है और आपका जो टायर साइज़ है वो भी ठीक ठाक है। और टायर साइज़ के बारे में एक और बात बता दूं, 15 इंच का टायर साइज़ आएगा आपका नेचुरली एस्पिरेटेड के साथ और 16 इंच के अक्रॉस द वेरिएंट आपको डीजल और टर्बो में मिलेंगे। तो ये थी इस गाड़ी की मेन हाइलाइट्स। आपको कैसी लगी गाड़ी ये बताना, और इसमें क्या हो सकता था, क्या होना चाहिए थे, वो भी आपको बताना है कमेंट के अंदर। कलर कैसा लग रहा है ये वाला, ये भी बताना। अब हमको क्या बताना है वो हम अगली वीडियो में बताएंगे, जैसे कि ये गाड़ी चलने में कैसी है, इसके सस्पेंशन कैसे हैं, पहले से कोई फ़र्क आया है या नहीं आया है। हम N-Line को भी चलाने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो ओवरऑल कैसा फील है चलाने में, अंदर से सब कुछ बदल गया, स्टीयरिंग चेंज हो गया, उन सभी चीज़ों की हम लोग बात करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना, भारत माता की जय।